और चलिए हिमाचल की खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में बीते दिनों हुई बर्फबारी पर नगर निगम ने कमर कस ली है। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने टीम का भी गठन किया है और टीम ने निगम के 100 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। साथ ही एम्बुलेंस रोड से बर्फ हटाने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। पाइपलाइन में जमा पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने बताया कि बर्फ हटाने के लिए मशीनरी के टेंडर भर दिए गए हैं ताकि शहरवासियों को इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पॉइंट्स होते हैं कहीं पे जहाँ ज़्यादा स्लिपरी होता है या बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, वहाँ सैंड और मिट्टी को भी रखा जाता है, जिसको फिर स्प्रेड किया जाता है ताकि स्लिपरी ना रहे ज़्यादा। उसके लिए भी टेंडर कर दिए गए हैं। और जो हमारी मशीनरी है वो तो जितनी अवेलेबल एमसी के पास मशीनरी है वो तो स्नो को हटाती है। इसके साथ साथ और मशीनरी के लिए भी हमने टेंडर कर दिया है और एज़ पर रिक्वायरमेंट और मशीनरी भी हायर की जाएगी ताकि स्नो को जल्दी से जल्दी क्लियर। शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, लगातार जो बर्फबारी और बारिश का दौर बीते दिनों देखने को मिला हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में, उसके बाद एकाएक ठंड बढ़ गई है, बर्फबारी भी अलग अलग जगहों पर जमी हुई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि निगम की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वो बर्फबारी हो चुकी है और जब भी अक्सर देखा जाता है कि जब भी इस तरह से भारी हिमपात हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके या मध्यवर्ती इलाकों में जब बर्फबारी होती है उसके बाद इंतजाम जो है वो नहीं रह पाते और ऐसे में पहले से ही तैयारी जो है वो इसकी हर बार की जाती है। इस बार भी ये संभावना जताई जा रही है कि अच्छी बर्फबारी हो सकती है इन सर्दियों में, लेकिन इससे पहले जो इंतजामात है उनको लेकर धरातल पर क्या तस्वीर रहती है, किस तरह से लेबर का इंतजाम करना है या बर्फबारी के दौरान क्या क्या जो इंतजामात है वो यहाँ पर होने चाहिए, उसको लेकर बैठकों का दौर जो है वो जारी है। जहाँ एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जो है वो तमाम जो ऐसे जिले रहते हैं, 4 से 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी जो है वो होती है, ऐसे में क्या इंतजामात वहां पर रहने चाहिए, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही है। राजधानी शिमला इसलिए जरूरी है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी यहाँ पर बर्फबारी होती है उसके बाद जो सड़कों पर जो फिसलन है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, यातायात जो है वो बाधित हो जाता है और ऐसे बहुत से इलाके हैं ऊपरी शिमला की अगर खास तौर पर बात करें तो वहां पर भी यातायात के साथ साथ जो बिजली प्रबंधन है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। उसको दुरुस्त करने के लिए भी कड़ी मशक्कत का सामना जो है न सिर्फ जो विभाग के कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनको करना पड़ता है, बल्कि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर 10-10 फुट बर्फ गिरती है और उसके बाद वहां पर बिजली बाधित होने के बाद कई ऐसी पंचायतें, कई ऐसे गांव होते हैं जहां पर कई दिनों तक बिजली जो है वहां पर नहीं आ पाती, जिसके लिए मशक्कत जो है वो करनी पड़ती है। और कुल मिलाकर इंतजामात इस तरह के रहने चाहिए, इसके लिए तैयारी जो है वो नगर निगम शिमला ने भी की है। हालांकि ऊपरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर जो हिमपात हुए हैं, हालांकि अभी बहुत ज्यादा हालात खराब नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बर्फबारी और बढ़ेगी। इसको लेकर पहले से ही इंतजामात जो है वो पुख्ता हों और सड़क संपर्क मार्ग जो है वो अगर बाधित होते हैं तो युद्ध स्तर पर उन्हें खोला जा सके, इसको लेकर रेत जो है वो जगह जगह पर उसके ढेर लगा दिए गए हैं। और शिमला में अगर शिमला शहर में अगर किसी तरह से हालात बिगड़ते हैं भारी हिमपात के बाद तो उस किस तरह से उनके रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया जाना है, इसको लेकर एक खाका जो है वो नगर निगम शिमला ने आज तैयार किया। लेकिन विकास जी, सबसे बड़ी चुनौती जिस तरह से आपने भी बताया कि सड़कों पर जमा बर्फ होती है चूंकि हादसों का कारण बनती है, लेकिन अभी 2 दिन के लिए राहत जरूर है पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बर्फबारी का अंदेशा जताया जा रहा है। 18 तारीख से कहा गया है कि दोबारा से मौसम खराब होगा। अगर उस संदर्भ में देखें तो जो व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं क्या वो काफी हैं, क्योंकि आने वाले समय में पर्यटकों की आवक भी बढ़ेगी हिमाचल में? देखिए, मौसम विभाग से रितेश जी पहले ही साफ कर दिया गया है कि 19 और 20 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने के आसार हैं और अगर ये सक्रिय होता है पश्चिमी विक्षोभ तो इसका असर जो है वो ऊपरी इलाकों में देखने के लिए मिलेगा। मध्यवर्ती और निचले इलाकों में बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं जो है वो बारिश होने की संभावना है। तापमान जो है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऊंचाई वाले जितने भी इलाके हैं जहां पर भारी हिमपात पिछले दिनों हुआ था
वहां पर भी शीतलहर की चपेट में जो है समूचा हिमाचल प्रदेश है। तो ऐसे में जो दिन के तापमान और रात के तापमान में उनमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन बर्फबारी देखिए महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी अक्सर देखा जाता है पहाड़ों पर जब बर्फबारी हो जाती है उसके बाद इंतजामात जो हैं वो किस तरह के रहते हैं। सबसे पहले जो पानी के पीने की जो पेयजल की परियोजनाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाती हैं और कई कई दिन लग जाते हैं जब जो पानी की पाइपें जो है वहां पर जम जाती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा असर जो है वो इसका नहीं होता क्योंकि लोग जो है वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो प्रशासन की तरफ जो है वो देखें और उनका सहारा ले कि कब वो आएंगे और रिस्टोरेशन के ऊपर काम होगा। उससे पहले लोग जो है वो अपने स्तर पर ही तैयारी जो है पिछले कई सालों से कर रहे हैं। बिजली बाधित होना एक बड़ा कारण जो है वो बर्फबारी के दौर में जो है वो देखा जाता है। तो जब बिजली इस तरह से गुल हो जाती है निश्चित रूप से दिक्कतें भी उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहां पर बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर राज्य सरकार ये कहती है कि युद्ध स्तर पर काम किया जाता है और जो कर्मचारी हैं उनकी अतिरिक्त जिम्मेवारी जो है वो तय की जाती है और वहां पर रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया जाता है। इसके साथ साथ सड़क संपर्क मार्ग देखिए भारी हिमपात के बाद सड़कों को किस तरह से उसके ऊपर से हटाई जाए और तापमान जो गिरता है जिस तरह से शून्य से नीचे जो है वो बर्फबारी वाले इलाकों में तापमान गिर जाता है तो इसके बाद जो कहें तो बर्फ की एक परत जो है वो वहां पर जम जाती है, पारा जो है वो काफी लुढ़क जाता है। इसके कारण से जो फिसलन है सड़कों पर वो ज्यादा बढ़ जाती है और यही एक बड़ी वजह होती है कि जब दुर्घटनाएं जो है वहां पर होती हैं या फिर ऐसे दूर दराज के इलाके जहां से पेशेंट्स जो हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाना हो या खास तौर पर अगर शिमला शहर की बात करें तो एम्बुलेंस रोड जो रहते हैं उनको खोलना उनको जो है सुचारू रूप से चलाना ये बड़ी एक चिंता जो है वो यहाँ पर रहती है और चुनौती के तौर पर जो है वो इसे यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरह के हालात पिछले कुछ सालों से देखे जा रहे हैं, कई तरह की नई मशीनें जो है नगर निगम शिमला में आई हैं या फिर ऊंचाई वाले इलाकों में तो स्नो कटर जो होते हैं उनको या जेसीबी जो होते हैं उनकी मदद यहाँ पर ली जाती है, तो वो स्टैंड बाय पे रखने के निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे में तैयारी पूरी तरह से की जा रही है कि हिमाचल में अगर समय से पहले भी अगर बर्फबारी यहाँ पर होती है तो किस तरह से उससे निपटा जाए, किस तरह से लोगों को राहत जो है वो वहां पर मिले, इसके लिए काम जो है वो धरातल पर होना चाहिए। इसको लेकर बैठकें जो है वो जारी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो बर्फबारी है वो किस तरह से हो रही है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बर्फबारी को लेकर अंदेशा जताया गया है और ऐसे में तैयारियां पुख्ता तौर पर नगर निगम की ओर से की गई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने का दावा किया, साथ ही महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी को बताया। अच्छा संकेत है लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से। और अब क्योंकि चुनाव का परिणाम का इंतजार है, सब अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से हमारे साथी भी आकलन कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार फिर एक रुझान देखने को मिला है। जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, वो सर्वेक्षण में भी आकलन जो आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में वो आकलन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जब परिणाम भी निकलेंगे और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आकलन के हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से वो कर रहे होंगे। अगर आकलन के हिसाब से हम कहें तो हम मेरी पार्टी नहीं कह रही है, हमारे सारे सर्वे कह रहे हैं सारी चीजों को, जो अब आज से पहले अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हुए हैं। तो उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, अब ज्यादा उस पर उलझना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ना उनको करना चाहिए ज्यादा आर्गुमेंट, ना हमको करना चाहिए। जो वोट पड़े हैं वो ईवीएम के अंदर जो है पड़े हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महिलाओं का मतदान इस बार बड़ी संख्या में हुआ है और 5-6% उसमें इंक्रीज देखी गई है। और महिलाओं की ओर से हमेशा पहली उनकी चॉइस अगर वोट देने के लिए किसी नेता के लिए होती है तो वो नरेंद्र मोदी जी पहली पसंद है, कि मोदी जी को समर्थन उनका हमेशा मिलता है। दूसरी बात, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चलाई हैं, उसका भी लाभ उनको मिला है।
तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, जीत का दम भरते हुए तमाम योजनाओं का जिक्र एक बार फिर उनकी ओर से किया गया। खबरों में आगे बढ़ते रुख एक बड़ी जानकारी का करते हैं। शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है। चरस इस दौरान तकरीबन 98 ग्राम बरामद की गई। पुलिस को 71,000 रुपए की नकदी भी जब्त हुई है। एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिमला से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिमला पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। 600 ग्राम अफीम और तकरीबन 98 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस को 71,000 रुपए भी मिले हैं इस दौरान नकदी में। एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिमला पुलिस को बड़ी सफलता। हिमाचल के किसानों में इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से फल और सब्जियों के उचित दाम न मिलने पर किसानों में गहरी नाराजगी है। तो वहीं सोलन के आसपास बसे गांवों में अधिकतर लोग कृषि जाति के हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया है और किसानों का कहना है कि प्रदेश में जो भी सरकार वो किसानों को समर्थन मूल्य दे। इस बारी टमाटर का बीच में बहुत डाउन रहा रेट, थोड़ा लास्ट में हुआ, उस टाइम में टमाटर खत्म हो चुका है। बीन का भी पहले अच्छा था, अब आजकल बीन भी डाउन हो चुकी है। अब सरकार से ये है भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो मतलब किसी जिम्मेदार को मिनिमम समर्थन मूल्य मिल जाए, जिससे जिम्मेदार आराम से ये कर सके। तो हिमाचल की यही तो एक दुर्भाग्य बोलो, चाहे जो मर्जी बोलो, भी समर्थन मूल्य कभी हमारे को मिला नहीं। जैसे थोड़ा ऊपर सेब वालों को थोड़ा जो भी मिलता है, उसमें टमाटर वालों को इतना नहीं मिलता। इसमें तो ये है भी, कभी 1,000 रुपए की क्रेट भी हो जाती है, कभी 100 रुपए की क्रेट भी हो जाती है। तो कोई एक ऐसा ये होना चाहिए, मतलब मिनिमम भी जिम्मेदार को चलो, इससे कम नहीं बिकना चाहिए। तो टमाटर का रेट सही नहीं मिलने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। चिन्मय कौशल हमारे सहयोगी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आप चिन्मय, समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में एक तरफ जहां रोष बना हुआ है, तो किसान परेशान भी हैं कि सही भाव नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजहें अभी बताई जा रही हैं? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जितने भी अगर राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में चुनावी मुद्दा तो ये बना है कि समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, और कई घोषणाएं बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके कर चुके हैं। लेकिन आज तक जो सोलन के किसान हैं, उनको समर्थन मूल्य है वो जो नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खाद है और पेस्टिसाइड्स है, उनकी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से जो यहाँ का जो किसान है बेहद परेशान है। और क्योंकि जो टमाटर है, टमाटर यहाँ की नकदी फसल है, और जो फ्रेंच बीन है, मटर है, ये सभी यहाँ पर कैश क्रॉप मानी जाती है। लेकिन ये समय के हिसाब से इनका जो रेट है एकदम गिर जाता है। और क्योंकि जो प्लेन एरिया से है, जैसे टमाटर चलते हैं, तो यहाँ पर टमाटर का मूल्य एकदम डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो इनका खर्चा है वो भी पूरा नहीं होता। तो इसलिए ये लगातार मांग करते हैं, हर एक राजनीतिक दल के पास जाते हैं, और राजनीतिक दल हर चुनाव में इनसे दावा करते हैं, और इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद में इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता है। चाहे तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ पर लगा कर देंगे, ये भी इस तरह के जो वायदे हैं वो किए गए, लेकिन ये सारे वायदे हैं हवाई यहाँ पर साबित होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ये हर चुनावों के बाद में रोज यहाँ पर जताते हैं, और नई सरकार जो भी बनती है उससे उम्मीदें जताते हैं कि हाँ उनके लिए ये कुछ करेंगे और समर्थन मूल्य जो इनको मिलेगा। अब देखना यही है, जैसे कि ये भी आस लगाए बैठे हैं कि नई सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ करेगी और इनको जो समर्थन मूल्य है वो देगी। अब देखना यही होगा कि जो नई सरकार है जो भी बनती है वो इनकी तरफ कितना ध्यान देती है, क्या इनका खुद लेती है या नहीं। चिन्मय, जिस तरह से आपने कहा कि सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन किसानों की समस्या का जो निदान है वो नहीं हो पा रहा। एमएसपी पर उनकी जो फसल है, सब्जियां हैं, वो नहीं बिकती हैं, और ये बड़ी परेशानी की वजह है। और महंगाई के दौर में जब सही भाव ना मिले तो किसानों की परेशानी लाजमी समझ भी आती है। लेकिन चिन्मय, किसानों को किस प्रकार की उम्मीद है? ताकि आपने भी कहा कि आने वाली सरकार से किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा? क्योंकि आपने भी कहा कि पहले भी लगातार जो उम्मीदें और दावे किए गए हैं वो पूरे तो हुए नहीं है।
बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं और ये होना चाहिए कि जो भी जैसे किसान है, किसान की अगर वायदा क्या कर रहे हैं, कोई भी नेता आकर कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता आकर कर रहे हैं, तो उनका जो सूद है वो लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ सूद लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमेशा ये आस लगाकर बैठते हैं कि जो भी नई सरकार है वो जागेगी और निंद्रा से जागेगी और उनको जो समर्थन मूल्य है वो जो अगर दे रहे हैं तो वो समर्थन मूल्य उनको मिलेगा। तो लेकिन अभी तक जो किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है और यही जो मांग है वो हमारे माध्यम से भी कर रहे हैं और उनको चेताने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आपने एक वायदा किया है और उनको वायदा को जो आपने है पूरा करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो किसान लगातार परेशान हैं, हालांकि उम्मीदें जरूर हैं उन्हें, नई सरकार आएगी, नई सरकार का गठन होगा और वो उनके लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की मतगणना में अभी लंबा समय है। बीते दिनों बिलासपुर के घुमारवीं में कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। अब कांग्रेस कार्यकर्ता खुद घुमारवीं महाविद्यालय परिसर में तंबू लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए हैं। ये पिछले कल से हमने जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने तंबू गाड़ा है यहाँ पे महाविद्यालय में, और इसका मकसद है कि जो स्ट्रांग रूम में की जो सुरक्षा है उसकी निगरानी के लिए और जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं उनकी जो हम जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं, ताकि स्ट्रांग रूम या कहीं कोई सुरक्षा में कोई छेड़खानी ना हो सके, इसकी हम यहाँ पे बैठे हैं। इसमें हम मौजूद है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं में, जहां पर ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार यहां पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां की जो तस्वीरें हैं बताएं, जहां पर ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई है। कांग्रेस के द्वारा यहां पर लगातार 2 दिनों से रोष प्रदर्शन किया गया था। उनका आरोप है कि यहां पर जो मशीनें रखी गई है स्ट्रांग रूम में, वहां पर कुछ बाहरी व्यक्तियों के द्वारा छेड़खानी का प्रयास किया गया था। उसको लेकर ही अब लगातार यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा देर रात को तंबू गाड़ दिया गया है और 24 घंटे यहां पर जो मशीनें रखी गई है उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार 8 दिसंबर तक यहां पर वो तंबू गाड़ कर रहेंगे जब तक यहां से परिणाम नहीं निकल जाते हैं, क्योंकि 2 दिनों से लगातार कांग्रेस यहां पर गेट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही थी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा अब देर रात यहां पर तंबू गाड़ा गया है। जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। तो वही हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न कॉरपोरेटर सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नई सरकार से आस है। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी नई सरकार के समक्ष अपनी मांगों को भी रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश में 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई सरकार पेंशन का लाभ देगी। इस मुद्दे को लेकर ढालपुर के रथ मैदान में कॉरपोरेटर सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से एक बैठक का आयोजन हुआ और बैठक की अध्यक्षता कॉरपोरेट सेक्टर जिला कुल्लू के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र विशिष्ट ने की। परंतु आगे की विडंबना देखिएगा, वही को आगे ले जाते हुए 2007 में बीजेपी, फिर इसके बाद में नई सरकार जो भी बनेगी हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी पेंशन के मुद्दे को हल करेगी। लेकिन चुनाव की बेला आ गई और हमारा मुद्दा आखिरी तक कोई हल नहीं कर पाया। हमारे मुद्दे को मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम मंत्रियों ने और कुछ एमएलएज ने भी हमको ओपीएस से जोड़ा, लेकिन हमारा मुद्दा जो है वो ओपीएस से बिल्कुल अलग है। 1999 में कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो तत्कालीन सरकार ने जो थी उस वक्त सत्ता में थी, उस सरकार ने जो है हमें पेंशन का लाभ दिया था। हिमाचल प्रदेश में डेंगू एक बार फिर एक्टिव होने लगा है। प्रदेश में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले जिला मुख्यालय नाहन, पांवटा साहिब और कालाअंब में सामने आए हैं। अकेले नाहन और पांवटा साहिब में अभी तक करीब 4900 सैंपल की जांच हुई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिले में डेंगू को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।
देखिए, डेंगू के लिए हमें सारे साल ही सचेत रहना पड़ेगा, तभी हम सीजन में आके इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। ये लोगों को आदत बनानी पड़ेगी कि अपने घरों के पास कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जिनमें पानी खड़ा हो। अगर पानी खड़ा है उसको हम साफ़ करते हैं तो केवल पानी सुखाने से काम नहीं चलेगा, उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है एडिस एजिप्टियाई, इसके जो अंडे हैं वो नीचे रह जाते हैं, और जब भी फिर बरसात और इसके लिए मौसम ठीक बैठता है तो उनमें फिर से लार्वा पैदा होते हैं और मच्छर पैदा हो जाते हैं। वर्तमान में तो लगभग डेंगू समाप्त है पूरे जिला में। कल सिर्फ 6 केसेस आए हैं, और जैसे मौसम बदल रहा है, थोड़ी ठंडक पड़ रही है, एडिस एजिप्टियाई सर्वाइव नहीं करेगा, मच्छर मर जाएगा, तो अब डेंगू को लगभग हम काबू पा चुके हैं। हिमाचल में प्रशासन के वादे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। कुल्लू से लगते गांव बनाओगी में आज भी सड़क का अभाव है, और जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा किए जाने वाले विकास के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। प्रदेश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़क सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। सड़क न होने का खामियाजा उन्हें बीमारी के समय भुगतना पड़ता है, और ऐसे में मरीज के परिजन उन्हें आज भी पालकी में ढोने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिले के सेंज घाटी की गाड़ा पारली पंचायत से सामने आया है, जहां 62 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए कुर्सी पर ही 2 डंडों के सहारे मरीज को 7 किलोमीटर दूर जंगला बिहाली तक पहुंचाया। ये तो किसी ने नहीं काम ना, वो मोदी ने किया, पर हमारी उससे हाथ जोड़ कर थी, क्योंकि हम मरीज है, हमारे बुरी हालत है, बूढ़े लोग है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाना पड़ता है, वो हमारे को 10 किलोमीटर दूरी में भेजना पड़ता है। तो हमारे लोगों के बुरे हाल है, जैसे आज से मतलब 11-12 के लोग है, वैसे रास्ते है हमारे। तो आपसे हमने रास्ता भी दिखा दिया, जो क्या सा रास्ता है, तो ऐसे चक्कर लेने पड़ते हैं। कि इसके लिए मैं सरकार से बहुत प्रावधान किया जा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यह कमला समाधान निकाले वो। सड़क सुविधा न होने के चलते हर बार यहाँ के ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीण मरीजों को पीठ और चारपाई पर उठाकर सड़क तक लाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने की मांग उठाई है, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार कब तक ये मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचती हैं। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हमीरपुर में अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बाजार में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी सड़क पर सजा रखी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो वहीं नगर परिषद और प्रशासन की अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से सड़क भी वन वे हो गई हैं, जिसकी वजह से शहर में हादसे भी बढ़ रहे हैं। हमीरपुर के बाजार में भी काफ़ी अतिक्रमण हुआ है रिसेंटली, तो इसमें हमारा जो भी नगर परिषद हमीरपुर ने फैसला किया है कि आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई की जाएगी। सारे दुकानदारों ने जिन्होंने अतिक्रमण किया है, इसमें किसी का भी जो सामान है वह जब्त किया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा, जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट और स्वच्छ भारत मिशन के एक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका सामान उठा के फाइन के बाद तो छोड़ा जाता है, हम छोड़ देते हैं। यदि वह बार बार अतिक्रमण करता है और डिफॉल्टर पाया जाता है बार बार, तो उसका सामान फिर परमानेंटली जब्त किया जाएगा। तो वहीं हमीरपुर जिले के चौरी गांव की निवासी निधि डोगरा ने 13 साल की उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। निधि ने मुंबई में संपन्न हुए बॉर्न टू शाइन समारोह में स्कॉलरशिप प्रतियोगिता में पूरे भारत में टॉप 30 में जगह बनाई और साथ ही 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की। निधि ने बताया कि पहले उन्होंने पंजाब में ऑडिशन हुआ था, जिसमें योग के अलग अलग आसन लगाए, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ। निधि ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। हाल ही में मुंबई में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बॉर्न टू शाइन एक स्कॉलरशिप है, जिसमें टॉप 30 जो फीमेल लड़कियां थी उनको स्कॉलरशिप दी जानी थी, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं टॉप 30 में सेलेक्ट होकर और मुझे स्कॉलरशिप मिली है। ये जो स्कॉलरशिप थी बॉर्न टू शाइन स्कॉलरशिप, ये जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड और गिव इंडिया दोनों के प्रयासों से ये स्कॉलरशिप जो है वो इन 30 बच्चों को दी जा रही है। इस स्कॉलरशिप में
4 लाख रुपए जो हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे, जो 3 साल में दिए जाएंगे। जैसे इस साल दिसंबर में 1 लाख जो है वो दिया जाएगा, 2023 में जो है वो 1.5 लाख और 2024 में जो है वो 1.5 लाख बच्चों को दिया जाएगा, ताकि बच्चे इस स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई और जिस भी कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जो है वो इन पैसों का या इन रुपयों का जो है स्कॉलरशिप का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो योग का है उसको आगे लेकर जाएं और इससे बाकी लोग जो हैं वो भी प्रेरणा लें, बाकी बच्चे भी इससे प्रेरित हों। और हमें बहुत खुशी है कि इसने ये अवार्ड अचीव किया और इसके लिए हमारी पूरी फैमिली का सहयोग है, इसके दादा दादी ताया ताई सबका सहयोग है इसमें कि हमारी बच्ची जो है वो अपनी मंजिल तक जो है वो पहुँच सके।